नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति चैप्टर से है, त्रिकोणमिति के अन्य प्रयोग। ठीक, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से भूमि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पतंग उड़ रही है। ठीक, भूमि से ये देखिए यहाँ कोई हमारी भूमि है। ठीक, यानी यहाँ धरती पृथ्वी है। ठीक, अब यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ एक पतंग उड़ रही है। ठीक, ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, यहाँ की पतंग उड़ रही है। अब पतंग की डोरी को, यानी कि कुछ पतंग की डोरी होगी। ठीक, अब पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। ठीक, यहाँ अस्थायी रूप से पतंग को बांध दिया, इस प्रकार से बांधा जाता है कि इसमें कोई ढील नहीं है, यानी तनी हुई। ठीक, इसमें कहीं भी ढील नहीं है, अस्थायी रूप से भूमि को इस प्रकार मतलब भूमि से पतंग की डोर को इस प्रकार बांध दिया गया है कि इसमें कोई ढील नहीं है। ठीक, और जो डोरी का झुकाव है, भूमि से डोरी का झुकाव वो कितना है, कितना दिया है इसमें, 60 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन में आपको दिया है कितना, 60 डिग्री। इसका हम नामकरण कर दें, इसे ए बिंदु मान लें, इसे बी, इसे सी। अब इस सवाल में हमें निकालना है तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि इसमें हमें ये चीज निकालनी है, क्या, पतंग की डोरी की लंबाई। ठीक, मतलब डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि कितने मीटर। ठीक, तो देखिए, यानी कि क्या होगी, हमारी कर्ण भुजा हो गई। ये हमारे एक समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक, इधर 90 डिग्री कोण है, ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। ठीक, तो देखिए, आपको बहुत इजी सवाल है ये। इसमें हम साइन थीटा लगा सकते हैं। देखिए रुकिए, हमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हमारा ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन जो होता है हमारा वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक, ऐसे देखिए मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये लंब हो जाएगा हमारा, लंब। ठीक, ये आधार और ये क्या, कर्ण। समकोण तो इसमें सबसे लंबी भुजा होती है, उसको कहते हैं हम कर्ण। ठीक, अब साइन थीटा किसका होता है, लंब बटे कर्ण की। ठीक, देखिए हमने साइन थीटा को लगाया, वो साइन थीटा को लगाया, और भी कुछ त्रिकोणमिति अनुपात ले सकते थे, क्योंकि इसमें हमें कर्ण निकालना है। ठीक, ये हम वो त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे जिसमें कर्ण आता होगा। ठीक, और इसमें देखिए देखिए लंब हमें पास 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, और हमें कर्ण निकालना है, थीटा दिया हुआ है। ठीक, इसलिए हमें कर्ण निकालना है, इसलिए हमने साइन थीटा लगाया। साइन थीटा होता है लंब बटे। ओके, अब देखिए इसमें थीटा का मान हमें कितना दिया है, थीटा थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। ओके, और लंब लंब यानी कि एल। ठीक, कितना दिया है हमें, 60 डिग्री। ये 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ रही है, इसलिए लंबाई कितनी होगी, 60 मीटर। ठीक, और 60 डिग्री मतलब जो पतंग उड़ रही है वो, इसकी जो डोरी है वो, उसका जो झुकाव है पृथ्वी से वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक, यानी कि जो थीटा हमारा वो 60 डिग्री है, और इसकी लंबाई है वो 60 मीटर है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और थीटा का मान हमें दिया है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। और लंब हमें कितना दिया, 60 मीटर, तो 60 बटे में कर्ण हमें निकालना है। ठीक, इस हमें कर्ण निकालना है। कर्ण यही तो, यानी कि डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण निकाल लें हम तो हमें डोरी की लंबाई पता चल जाएगी, यानी हम ये कर्ण निकाल लें तो डोरी की लंबाई पता चल जाएगी, क्योंकि कर्ण ये क्या, हमारी डोरी की लंबाई है। ठीक, साइन 60 का मान कितना होता है आपको पता होगा, नहीं है तो आप याद कर लीजिए। साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। ठीक, तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 के, यानी कि कर्ण। ठीक, अब देखिए √3/2 बराबर 60/कर्ण। ठीक, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सेम उतार लिया। मुझे इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण की मतलब √3 में गुणा करूंगा, तो
√3 इंटू में कण, ठीक। कुछ नहीं है, देखिए जो बराबर में क्रॉस गुना हो जाता है, आपको याद रखना। देखिए कण का गुणा √3 से हो जाएगा और 2 का गुणा 60 से हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे समझ लीजिए, ये नीचे यहाँ भाग में है, अगर हम बराबर के इस साइड को ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक। और गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। ओके, तो देखिए √3 जो कण था वो इधर पहुंच गया, गुणा में हो गया, ठीक। अभी 2 है, उसकी 60 से गुणा हो जाएगी। देखिए कण की तो इस √3 से गुणा होगी, ठीक। अभी 2 है, इनकी 60 से गुणा हो जाएगी, ठीक। 60 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ जाएगा कण √3 गुणा कण। देखिए 60 की 2 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, ठीक। 120 गुणा कण बराबर √3 इसकी गुणा में था, अगर भाग में आ जाएगा। ओके, देख कुछ नहीं है, ये ऐसे समझ लीजिए आप, बराबर में हमने क्रॉस गुणा कर दिया, मतलब 2 की गुणा 60 से कर दी और कण की गुणा इससे करी, ठीक। उसके बाद √3 को मैं कण की जगह पे ले आया। देखिए कण की गुणा यानी के की गुणा √3 से करी तो ये आ गया, 2 की गुणा इससे करी तो आया, ठीक। अभी 60 दूनी 120 हुआ, और √3 इधर गुणा में था, इसको मैं पाछांतर किया मैंने, तो ये डिवाइड में आ गया, ठीक। अब देखिए √3 है बटे में यानी कि भाग में नीचे है, इसका हम परिमेय करेंगे, ठीक। परिमेय यानी कि √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए ये मैंने √3 का ऊपर और नीचे क्या कर दिया, गुणा। ये क्योंकि है ताकि जो बटे में यानी कि भाग में जो मेरा डिवाइड में √3 है वो कट जाए, ठीक। तो देखिए कण बराबर 120 इंटू में √3, ठीक। और √3 की √3 से गुणा करें, अगर रूट में सेम नंबर उनकी आपस में गुणा करें तो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये 3 आएगा, ठीक। खाली नहीं, ये इसको आप समझना √3 गुणा √3, इसको हम √3 का वर्ग भी लिख सकते हैं, √3 का वर्ग, ठीक। अभी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक। √3 गुणा √3 इसलिए √3 का वर्ग, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 बचा, ठीक। इसलिए ये ऐसे समझ सकते हैं, √3 की √2 से गुणा करी तो 3 आया, ठीक। अब 3 से 120 कट सकता है, यानी देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक। यानी कि कण बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए 3 चौक 12, ठीक। यानी कि 4 या 1 0, यानी कि 40 इंटू में √3, ठीक। और यही हमारा आंसर है, कर्ण। कर्ण ही हमें निकालना था, तो कर्ण जो थी वो हमारी क्या थी, डोरी की लंबाई, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं डोरी की लंबाई बराबर डोरी की लंबाई, ठीक। डोरी की लंबाई बराबर किसके थी, डोरी की लंबाई AC के, ठीक। डोरी की लंबाई बराबर AC, और AC बराबर कितना आया, AC बराबर आया, AC कर्ण यानी कि कितना आया, 40 इंटू में √3, और ये हमारा आंसर है, ठीक। इस सवाल का आपका यही आंसर, क्योंकि इसमें हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी जो पतंग की, ठीक। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी चैप्टर से, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है तथा इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एन पदों का योगफल का फॉर्मूला यानी कि आपको पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी के एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, ठीक। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा में d, ठीक। ये फॉर्मूला होता है एस एन यानी कि एन पदों के ऊपर है, ठीक। अब देखिए इसमें एक एक करके समझ लेते हैं कौन सी चीज क्या है। इसमें जो एन है, देखिए जो एन है इसको हम बोलते हैं एन, ठीक। इसको बोलते हैं पदों की संख्या, ठीक। एन यानी कि पदों की संख्या, यानी श्रेणी में कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या, इसको हम एन से लिखते हैं, ठीक। ए ए होता है हमारा प्रथम पद, ठीक। क्या प्रथम पद, यानी कि श्रेणी का प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, ए या ए वन, ए या ए वन बात करिए, ठीक। और डी इसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक। सार्व अंतर, सार्वांतर, ठीक। डी को
सार्वंतर यानी कि समान अंतर, ठीक। और क्या है हमारा एस एन, ये होती है मतलब एस एन, इसको बोलते हैं पदों का योग, ठीक। एन पदों का योग, पदों का योग बोल सकते हैं, पदों का योगफल, ठीक। योग या योगफल, ओके। तो इसमें एक एक करके आपको सब चीज क्लियर होगी होगी, देखिए एस एन पदों का योगफल, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर, और ए प्रथम पद, ठीक। अब देख क्वेश्चन में दिया है 8 पदों का योगफल, प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, यानी कि 8 पदों यानी कि एस 8, ठीक, बराबर कितना है, पदों का योगफल, ठीक, पदों का योगफल कितना है एस, 8 पदों का योगफल कितना है 64, ओके। और क्या दिया है, प्रथम 17, ठीक, यानी कि एस 70 पदों का योगफल 289 है, ठीक। तो प्रथम पद यानी कि हम इसमें ए ज्ञात करना है, ठीक। प्रथम पद क्या होता है ए ज्ञात कीजिए, और सार्व अंतर यानी कि डी, ये दोनों मान हमें इसमें ज्ञात करने हैं, ठीक। तो देखिए एस 8 बराबर 64 है। अब यहाँ समांतर श्रेणी के एन पदों को योगफल नहीं, ये फॉर्मूला लगा दें, और ये देखिए इसमें एन का मान हमें 8 दिया हुआ है, ठीक। देखिए एस 8 बराबर कितना है 64, ठीक। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूं एस 8, मतलब ये फार्मूला खोल दूं, बस एन की जगह कितना है 8, तो एन की जगह 8 रख दी, फार्मूला ये रहेगा, ठीक। जहाँ एन उसकी जगह मैं रख दूंगा 8, तो 8 बटे में 2, 2a, हमें ए और डी के मान इसमें फाइंड करने, ठीक। और एन बराबर कितना 8, 8 माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। तो एस 8 का मान हमें कितने दिया, देखिए तो 8 पदों को खोलो 64 के बराबर, यानी कि इसकी जगह मैं 64 रखता हूँ, ठीक, बराबर 2 चौक 8, यानी कि ये 4 आ गए, ओके। 2a प्लस 8 में से एक गया 7 इंटू में डी, ठीक। 64 बटे में 4 आ जाएगा, बराबर 2a प्लस 7d, 4 से 64 16 बार में चले जाएगा, यानी कि 2a प्लस 7d बराबर 16, ठीक। ये d है, 2a प्लस 7d बराबर है कितने चाहिए 16, 16। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूंगा, ठीक। ये मेरी होगी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये निकल आई, देखिए 4 को 64 भाग दिए 16 आया, ठीक। और 2a प्लस 7d बराबर 16, समीकरण नंबर 1 ये हमने से निकाल ली। ये मैं मिटा देता हूँ, देखिए ज्ञात क्या करना है हमें इसमें, ए का मान और डी का मान, ठीक। ये हमें फाइंड करना है डी का मान। देखिए एस 8 बराबर 64 था, अब एस 17 यानी कि 17 पदों का योगफल 289। अब इसके भी मैं यही फॉर्मूले के हिसाब से खोल दूंगा, बस एन का मान चेंज हो जाएगा। इसमें एन का मान एस 8 पदों का तो 8 पदों का योगफल था, तो एन का मान 8 था, ठीक। अब 17 पदों का योगफल है तो एन का मान 17 हो जाएगा। तो देखिए एस 17 और कितना है 289, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा एस 17 बराबर, यहाँ बस एन की जगह कितना आ जाएगा 17, ठीक। तो 17 बटे में 2 इंटू में, फॉर्मूला यही है, बस एन का मान इसके लिए चेंज हो गया है, एस 17 बराबर एन की जगह 17 बटे में 2 इंटू में 2a प्लस 17 का मान कितना, वो एन का मान कितना है 17 माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। अब देखिए एस 17 यानी 17 पदों का योगफल किसके बाद 289, तो यहाँ 289 आ जाएगा, बराबर 17 बटे में 2, ठीक। 17 इंटू में 2, 2a प्लस 17 में से एक जाएगा कितना आएगा 16, ठीक। 16 और 16 की गुणा डी से करेंगे यानी 16d, ठीक। और यहाँ 2 की यानी देखिए 289 जो डिवाइड में है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक। और 17 हमारा मतलब ऊपर गुणा में है, 17 इसकी गुणा में, अगर मतलब पक्षांतर करेंगे इसको ये बटे में आ जाएगा, ठीक। पक्षांतर किया तो ये नीचे आ गया ऊपर, ठीक। बराबर क्या बचा 2a प्लस 16d, ठीक। 16d ये डी, हम बता 17 का वर्ग होता है 289 है ना, 17 से हम इसे 17 बार में काट सकते हैं, 17 17 हम 289 है कितना है 17,
कितना आएगी हमारा 17, ठीक। 17 17 289, 17 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। 17 की 2 से गुणा करें, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d, ठीक। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस 16d बराबर 34, ठीक। इसको मैं समीकरण 2 नाम दे दूंगा। देखिए हमने इसकी वजह से समीकरण 1 निकाल ली, फॉर्मूला ये रहा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। और फॉर्मूला रटना नहीं, मतलब इसमें ये भी समझना है कौन सी चीज क्या है। जैसे एन क्या है, अभी आपको बताया था पदों की संख्या, एस एन पदों का योगफल, ए प्रथम पद और डी सारबंधक। आपको ये चीजें पता है तो आपको फॉर्मूला फिर याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, खुद आपको याद हो जाएगा। तो ठीक, इससे मैंने समीकरण 1 निकाली और इसकी मदद से समीकरण 2, ठीक। अब इसमें फाइन क्या करना है, प्रथम पद यानी कि ए का मान और डी, ये दोनों हमें ज्ञात करने दी। अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 हटा दें, देखिए कैसे। देखिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में से 2 हटा दें, समीकरण 1 और 2, ठीक। समीकरण 1 क्या है हमारी, यहाँ लिखो, देखो समीकरण 1 माइनस कर दें समीकरण 2, ठीक। समीकरण 2 यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें। समीकरण 1 क्या देखिए, समीकरण 1 है 2a प्लस 7d बराबर 16, ये समीकरण 1 है, ठीक। इसमें समीकरण 2 घटाए, समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 16d, समीकरण 2 2a प्लस 16d बराबर 34, ये क्या है समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से माइनस के करना 2, तो मैंने ये समीकरण 2 माइनस 1 माइनस करी देखी, ठीक। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करना, अब ये माइनस हो गई, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक। और यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाली माइनस हो गई। अब 2a से 2a कट जाएगा हमारा, यहाँ कितना था 16, माइनस के 16 और 60, यानी कि यहाँ सॉरी यहाँ डी भी तो है, एक सेकेंड। अब इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दीजिए, देखिए इसको मैं यहाँ करता हूँ सॉल्व। यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 60d बराबर 16 और 2 क्या है 2a प्लस 16d बराबर 34, ठीक। अब इसे मुझे माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस माइनस, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर रहा हूँ, ठीक। तो 2a ये ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का, देखिए हमारा यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, यानी 2a ऊपर प्लस का नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। ऐसी 7d प्लस का है 16d माइनस का, यानी कि 16d में से 60d घट जाएगा, ठीक। अब 16 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 में से 7 घटाने तो 9 बचेगा, ठीक। देखिए 16 माइनस 7 यानी कि 9, तो 9। अब 9 जो हमारा आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ साइन मतलब जो बड़ा अंक है 16 बड़ा अंक है और उसके आगे माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगा है, इसलिए हमारा जो घटेगा वो माइनस में आएगा, ठीक। यानी कि यहाँ 16 में से 7 के कितने बचे 9, और 9 किसके आएंगे माइनस के, यानी माइनस के 9d बराबर। अब देखिए 34 में से 16 घटाते तो हमारा 18 आएगा, ठीक। 34 माइनस 16 करें तो 18 आएगा। अब 18 का आएगा किसका आएगा माइनस का, ठीक। क्योंकि 34 हमारा बड़ा है 16 से, इसलिए हमारा जो साइन आएगा वो माइनस का 18 आएगा, ठीक। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9d बराबर हमारा है 18, ठीक। तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 18 बटे में 9, ठीक। ये 9 पक्षांतर हुआ तो डिवाइड में आ गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना आ गया 2, ठीक। d बराबर आया 2। अब d का मान देखिए, मैं d का मान समीकरण चाहे तो आप 1 में रख दें या 2 में, मतलब कोई सी समीकरण रखते हैं, आपका मन है, ठीक। आपकी मर्जी है, अगर इससे रखेंगे तो भी मान निकल आएगा, इसमें रखेंगे तो भी मान निकल आएगा। तो डी का मान समीकरण मैं 1 में रख दूंगा 2 में, मैं 1 में रख रहा हूँ, 1 में रखने पर 1 में रखने
देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारी ये है, ठीक। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2a प्लस 7d बराबर 16। ये समीकरण 1 है, इसमें मैं डी का मान रख रहा हूँ, डी का मान, ठीक। इसमें भी रख सकते हैं तो भी मान निकला। हमें फाइन किसका, देखिए मतलब डी का मान तो हमारा निकला है और ए का मान और याद करना है, नहीं प्रथम। तो 2a प्लस 7 गुणा डी का मान कितना है? डी का मान हमने निकाला है 2, यानी कि डी की यहाँ पे हमें 2 रख देंगे, बराबर कितना है 16। अब 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16, ठीक। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 14, 14 प्लस का इधर गया तो माइनस हो गया, ठीक। तो 2a बराबर 16 माइनस 14 यानी कि 2, ठीक। तो a बराबर कितना आएगा? 2/2, और 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आया? 1, ठीक। ये a का मान और ये d का मान, और हमें इसमें a और d के मान ही फाइंड करने थे। तो देखिए a बराबर कितना आया? a बराबर आया 1, ठीक। और d बराबर कितना आया? 2। इस सवाल में यही फाइंड करना था, ठीक। यही हमारा आंसर है। देखिए a बराबर, a यानी कि क्या था? प्रथम पद बराबर 1 और d बराबर 2, ओके। यही हमारा आंसर है इसकी। इसमें हमें सवाल में प्रथम पद यानी कि ए को हम प्रथम पद लिखते हैं और डी यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया बड़े ही आसानी से। बस आपको ये सूत्र फॉर्मूला जो है याद होने चाहिए। हमने जो कुछ किया है सवाल को इस फॉर्मूले की मदद से ही किया है, ठीक। फॉर्मूला अच्छे से याद है और आपको सब पता है कि हमारा इसमें जो एस एन है वो पदों का योगफल होता है, एन पदों की संख्या होती है, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर। ये चीज आपको पता है तो इस सवाल को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक।